नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो त्योहार है आप लोग खुशी से मनाइएगा, आपसी भाईचारे को मजबूत कीजिएगा, ठीक है। और जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चों, उसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी बच्चे को ये रिजल्ट थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाता है, किसी बच्चे को संघर्ष करके ये रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो बच्चे एक दो पेपर में स्कोर अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी भविष्य में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते हो, डेली पढ़ते हो, आपकी जो मेहनत है वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी, क्योंकि जिसने आज तक मेहनत की है उसको रिजल्ट मिला ही मिला है। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और फिर हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में। कल हमने फतेहाबाद को स्टार्ट किया था और फतेहाबाद के बारे में बेसिक सी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें फतेहाबाद की स्थिति के बारे में हम पढ़ चुके थे। फतेहाबाद से अन्य जो पड़ोसी उसके जिले हैं उनकी स्थिति के बारे में पढ़ चुके थे। फतेहाबाद का एरिया कितना है, फतेहाबाद की जनसंख्या कितनी है, इसका नामकरण किसने किया, इसकी स्थापना कब हुई, इसके उपनाम कौन से हैं, विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं, तहसील कौन सी है, उप तहसील कौन सी है, फतेहाबाद के अंदर कितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक जिसे हम हिंदी में खंड बोलते हैं। और मेरे बच्चों यहाँ पर जो आपके सब डिवीजन है, उपमंडल हैं फतेहाबाद के अंदर, वो कितने हैं। तो ये तमाम बातें हम कर चुके थे। मंदिर हम पढ़ चुके थे, मंदिर के साथ साथ एक गुरुद्वारा भी मैंने आपको पढ़ाया, फिर मेले मैंने आपको पढ़ाए थे। तो एक बार जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और गुरुद्वारों से आगे हम बढ़ेंगे तो आज हम बात करते हैं यहाँ उद्योगों की, शिक्षा और संस्थानों की, पर्यटन स्थलों की। उसके बाद व्यक्तित्व को हम पढ़ेंगे, फिर फतेहाबाद के अंतर्गत आने वाले कुछ शहर, उनके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, खुद फतेहाबाद क्षेत्र के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। और फिर फतेहाबाद से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनको कवर करते हुए फतेहाबाद को करेंगे कंप्लीट और एक नए डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। जोगिंदर, गुरमीत, विशाल, प्रेम, अजय, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, ठीक है। बिल्कुल आज 13 जनवरी है। चलेगा, स्टार्ट करें फिर मेरे बच्चों। बात करते हैं उद्योगों की सबसे पहले। अब देखिएगा, औद्योगिक दृष्टि से हम फतेहाबाद को देखें तो फतेहाबाद कोई इतना संपन्न जिला नहीं है औद्योगिक दृष्टि से, ठीक है। नया नया जिला है तो कोई ज्यादा उद्योग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ का एक उद्योग काफी पॉपुलर है और उसका नाम है सूती धागा उद्योग। ठीक है। और यहाँ पर एक कॉटन मिल जो है बच्चों वो स्थापित की गई थी 1963 के अंदर। ये पेपर में शायद पूछा जा चुका है आपसे कि फतेहाबाद के अंदर कॉटन मिल की स्थापना कब की गई थी। कॉटन मिल की जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखना है 1963, 1963। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कोई और उद्योग देखने को नहीं मिलेंगे। उद्योग के बाद हम बात करेंगे शिक्षा व संस्थान की। बच्चों शिक्षा व संस्थान में भी फतेहाबाद कोई ज्यादा आगे नहीं है। यहाँ पर एक कॉलेज है जो काफी पुराना कॉलेज है और इसी कॉलेज के कारण फतेहाबाद को शिक्षा में जाना जाता है। इसका नाम है एमएम कॉलेज, मनोहर सिंह मेमोरियल कॉलेज इसे बोल सकते हैं, एमएम कॉलेज।
और बच्चों ये कॉलेज जो स्थापित किया गया था फतेहाबाद के अंदर, ये 1970 के अंदर स्थापित किया गया था। 1970 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और ये आता है मेरे बच्चों सीडीएलयू के अंतर्गत। सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2003 में आप पढ़ते हैं, सिरसा के अंदर जो स्थित है बच्चों, उसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज काम करता है। एमएम कॉलेज के बाद यदि शिक्षा में बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय भी हम पढ़ के चलते हैं। और हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं 21 जिले ऐसे हैं जहां जवाहर नवोदय विद्यालय है, लेकिन एक जिला ऐसा है जहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, वो जिला आपका चरखी दादरी है, क्योंकि वो नया नया जिला बना है। तो उसके अंदर भी बहुत जल्दी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय देखने को मिलेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय जो खोले जाने शुरू हुए थे देश के अंदर मेरे बच्चों, वो 1986 में शुरू हुए थे। 1986 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर गांव की बच्चों जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने के लिए, उनको आगे लेके जाने के लिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है स्थापित किए जाने शुरू किए गए थे। 1986 से ये केंद्र सरकार के द्वारा खोले जाने शुरू होते हैं। और इसी के अंतर्गत भारत के अंदर एक राज्य ऐसा भी है जहां कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, वो राज्य तमिलनाडु है। भारत में तमिलनाडु राज्य है जहां कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। हरियाणा में चरखी दादरी है जहां कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। तो बच्चों ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है फतेहाबाद जिले का, वो कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है सर, ये है खाराखेड़ी के अंदर। खाराखेड़ी मेरे बच्चों नेशनल हाईवे 9 के ऊपर आता है। अग्रोहा से आगे, अग्रोहा और फतेहाबाद के बीच में ये गांव है खाराखेड़ी। ठीक है, यहीं पर ये आता है। और स्थापना वगैरह तो जवाहर नवोदय विद्यालय की नहीं पूछी जाती है, फिर भी उनका दिमाग घूम सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसकी स्थापना भी याद रख लें कि इसकी स्थापना जो की गई थी मेरे बच्चों, वो 2006 में की गई थी। कब की गई थी, 2006 में। तो ये सिर्फ यहाँ शिक्षा और क्या रहेंगे, संस्थान रहेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं टूरिज्म की, पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। फतेहाबाद में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थलों की दृष्टि से भी फतेहाबाद जो है वो हरियाणा के अंदर अपनी पहचान नहीं बना पाता है। क्यों, क्योंकि सबसे कम पर्यटन स्थलों की संख्या कहां है मेरे बच्चों, फतेहाबाद के अंदर ही बताई जाती है। प्रदेश में सबसे कम, प्रदेश में सबसे कम पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, इन पर्यटन स्थलों में हम बात करें तो हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा जो पर्यटन स्थल चलाए जाते हैं मेरे बच्चों, उनके अधिकतर के नाम पक्षियों के नाम पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी एक पक्षी है जिसका नाम है आपका पपीहा। पपीहा पक्षी का नाम है बच्चों। पहले जब पपीहा बोलता था तो अपने गांव के बड़े बूढ़े लोग बोलते थे कि वर्षा आएगी, मतलब वर्षा आने की पहचान पपीहा का बोलना होता था। तो पपीहा नाम के पक्षी के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स है, पपीहा पर्यटन स्थल इसे हम बोलेंगे, जो हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जाता है। तो यह है आपका फतेहाबाद के अंदर, पेपर में पूछा जा चुका है बच्चों। इसी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के पास जो पार्क है फतेहाबाद के लोग उस पार्क को पपीहा पार्क बोलते हैं। ठीक है, पपीहा पर्यटन स्थल के बाद यहां आपको ध्यान रखना है एक झील है जिसका नाम है चिल्ली झील। चिल्ली झील काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस झील के ऊपर बच्चों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये मनोहर लाल खट्टर का सपना है कि फतेहाबाद के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक झील स्थापित की जानी की घोषणा उन्होंने की थी। और उसी घोषणा के अनुरूप बच्चों खट्टर जो है वो इसके ऊपर क्या है, नजर रखते हैं। तो चिल्ली झील का काम चल रहा है, चिल्ली झील अच्छे तरीके से तैयार की जा रही है फतेहाबाद के अंदर, इसीलिए पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो चिल्ली झील कहाँ होगी, फतेहाबाद में होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह की लाट। बच्चों लाट की मस्जिद है हिसार के अंदर, लेकिन फिरोज शाह की जो लाट है ये कहां है, फतेहाबाद के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पुरानी हवेली। पुरानी हवेली, और मेरे बच्चों ये पुरानी हवेली बताई जाती है बिरडाना गांव के अंदर। बिरडाना गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है बिरडाना, जहां पर ये पुरानी हवेली क्या है बताई जाती है। जहां फिरोज शाह की लाट है यहीं पर एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद को बोलते हैं हुमायूं की मस्जिद। शेरशाह सूरी के साथ लड़े गए युद्ध में जब हुमायूं की हार होती है और हुमायूं इस देश को छोड़कर जब अपने क्षेत्र वापस जा रहा था, तो बीच रास्ते में बच्चों उन्होंने फतेहाबाद के अंदर एक जगह के ऊपर बैठकर नमाज अदा करने का काम किया था, और बाद में यहाँ के मुसलमानों ने उसी क्षेत्र के अंदर एक मस्जिद बनाई ताकि मुसलमान वहां पे नमाज अदा कर सके, और उसका नाम रख दिया गया हुमायूं के नाम पर। उसी को बोलते हैं हुमायूं की मस्जिद। जहां पर यह फिरोज शाह की लाट है वहीं पर है ये मस्जिद फतेहाबाद के अंदर, इसको बोलते हैं हुमायूं की मस्जिद। और इसी मस्जिद वाली जगह से एक हुमायूं का अभिलेख भी क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। उसी अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं जब अपने क्षेत्र लौट रहा था तो वो वाया हिसार फतेहाबाद होके बच्चों निकला था। ठीक है, तो हुमायूं की जो मस्जिद है वो कहां होगी, फतेहाबाद के अंदर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुमायूं की मस्जिद के बाद और कौन कौन सा पर्यटन स्थल होगा मेरे भाई। यहां होगा कुणाल का टिल्ला। कुणाल गांव है, तो कुणाल का जो टिल्ला है ये भी ध्यान रखना है कहाँ है आपका, कुणाल गांव फतेहाबाद के अंदर है। बच्चों एक मजार भी है जिसे बोलेंगे संत मीर शाह की मजार। ये भी हुमायूं की मस्जिद के पास ही है, संत मीर शाह की मजार। संत मीर शाह की मजार भी कहाँ होगी सर, फतेहाबाद में होगी। ठीक है, और यहीं से बताया गया है कि हुमायूं का क्या प्राप्त हुआ है, एक अभिलेख। अभिलेख तो समझते होंगे, पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिखे गए, पत्थर तो छोड़ो कोई भी कठोर सतह होगी, उस कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके लिखे गए अक्षरों को ही अभिलेख कहा जाता है। तो हुमायूं का अभिलेख, जैसे अपने रसोई घर में जितने भी बर्तन हैं वो अधिकतर बर्तन छठी से ही लाए गए होंगे, और जिनके घर से बच्चों छठी से वो बर्तन लेके आए हो तो सीधी सी बात है उन्होंने उस लड़के का नाम लिख रखा होगा उन बर्तनों के ऊपर। तो बर्तन का मतलब क्या है, वो कठोर सतह है और उसके ऊपर खुदाई करके किसी का नाम लिखा गया है तो वो अभिलेख है। यानी कि तुम अपने रसोई के अंदर बर्तनों के ऊपर नाम देखोगे तो इसका मतलब वो अभिलेख है। तो हुमायूं का जो एक अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है, यहीं से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है बच्चों, यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये है संत मीर शाह की मजार, आपको ध्यान रखनी है। एक और याद रख लेना, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ ये भी कहाँ है मेरे बच्चों, फतेहाबाद के अंदर। और फतेहाबाद से ये अशोक स्तंभ प्राप्त होने के कारण ही तो आइडिया लगाया गया है कि कभी ना कभी ये फतेहाबाद वाला क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का क्या रहा है बच्चों, हिस्सा रहा है। क्या रहा है, हिस्सा। ये जो अशोक स्तंभ हम पढ़ रहे हैं इसकी ऊंचाई भी याद रख लेना, इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। ऊंचाई लगभग 5 मीटर। ठीक है, तो ये यहां पर आपको पर्यटन स्थल फतेहाबाद के अंदर ध्यान रखने हैं। पर्यटन स्थलों के बाद हम बात करेंगे अब व्यक्तित्व की।
ग्रेट पर्सनालिटी की बात करेंगे, महान व्यक्तित्व की बात करेंगे। फतेहाबाद से कौन कौन महान शख्सियत आती है? महान व्यक्तित्व, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों, फतेहाबाद के अंदर पंडित जसराज को, बहुत बड़ा नाम है पंडित जसराज का। पंडित जसराज का जो जन्म है मेरे बच्चों, वो पीड़ी मंदोरी गांव के अंदर हुआ था, और पीड़ी मंदोरी गांव है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव। ठीक है, यदि हम बात करें जन्म की, तो जन्म बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका। 28 जनवरी 1930। ठीक है, और जन्म के साथ साथ मृत्यु भी याद रख लेना। मृत्यु हुई है 17 अगस्त 2020। बच्चों इनकी जो मृत्यु हुई है वो भारत के बाहर हुई, और भारत के बाहर कहाँ हुई? अमेरिका के अंदर हुई। और अमेरिका के कौन से शहर के अंदर? न्यू जर्सी के अंदर, न्यू जर्सी यूएसए। ठीक है, पंडित जसराज का संबंध किससे रहा है? बच्चों संबंध रहा है संगीत से, और संगीत भी कौन सा? शास्त्रीय संगीत। तो पेपर में पूछा जाएगा ये कौन से संगीत से जुड़े हुए थे? शास्त्रीय संगीत से। शास्त्रीय संगीत तो तुम जानते होगे ना, जहां 5 से 6 मिनट के बाद गाना शुरू होता है तब तक ए करते रहते हैं, है ना? हाँ, तो हम हंसते रहते हैं इसलिए हमें नॉलेज नहीं है संगीत की, सीधी सी बात है। तो शास्त्रीय संगीत से मेरे बच्चों ये क्या थे? जुड़े हुए थे। अब बात करें इनके घराने की, जितने भी पहले संगीतकार होते थे वो अपने नाम से कम पहचाने जाते थे। उनका जो ग्रुप होता था, उनका जो घराना होता था बच्चों, वही पॉपुलर होता था, और घराने से ही उनकी पहचान होती थी। तो इनका घराना कौन सा था? तो इनका घराना था मेवाती घराना। तो ये कौन से घराने से संबंधित थे मेरे बच्चों? मेवाती घराने से सर ये संबंधित थे। ठीक है, हम बात करेंगे आगे, तो ध्यान रखना है सातों महाद्वीप, सातों महाद्वीपों पर संगीत प्रस्तुति देने वाले ये प्रथम भारतीय संगीतकार हैं बच्चों। सातों महाद्वीपों, एक तो ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई लोग ही निवास नहीं करते हैं, जिसका नाम अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के ऊपर जाकर भी ये बच्चों संगीत की प्रस्तुति दे के आए, पता नहीं किन को सुना के आए, लेकिन सुना के आए हैं संगीत। तो सातों महाद्वीपों पर संगीत प्रस्तुति देने वाले ये प्रथम भारतीय संगीतकार हैं बच्चों। प्रथम भारतीय संगीतकार। ठीक है, दोनों ध्रुवों के ऊपर भी बच्चों इन्होंने क्या दी है? संगीत प्रस्तुति दी है। दोनों ध्रुव का मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इन्होंने धरती का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने संगीत ना सुनाया हो। तो दोनों ध्रुवों पर प्रस्तुति देने वाले संगीतकार। संगीत में एक नई जुगलबंदी का बच्चों इन्होंने क्या है? निर्माण किया। संगीत में नई जुगलबंदी,
बताया जाता है कि एक ऐसा संगीत जहां पर महिला और पुरुष दोनों एक साथ नहीं गा सकते थे, तो इन्होंने ऐसा मिश्रण तैयार किया जहां पर महिला और पुरुष दोनों उस संगीत के अंदर प्रस्तुति दे सकते हैं, और एक नई जुगलबंदी तैयार की गई। और इस नई जुगलबंदी तैयार करने वाले संगीतकार का नाम जसराज है, और उन्होंने इस जुगलबंदी का नाम रखा जसरंगी। क्या रखा? जसरंगी। तो संगीत में नई जुगलबंदी जसरंगी को तैयार किया बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो इनका संगीत बड़े ध्यानपूर्वक सुना करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था इनका संगीत है। और उन्होंने बोला कि आप जसराज नहीं, आप क्या है? आप रसराज हैं। क्या है? रसराज। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बच्चों इनको कौन सी उपाधि दी गई है? रसराज की उपाधि दी गई है। तो ध्यान रखना है, इन्हें सवर सम्राट, इन्हें सवर सम्राट व रसराज के नाम से प्रसिद्धि भी मिली है। तो बच्चों एक तो इनको उपाधि दी गई सवर सम्राट की, और एक इनको मेरे बच्चों रसराज के नाम से प्रसिद्धि मिली है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें, पुरस्कार और सम्मान की यदि हम बात करें, तो मेरे बच्चों एक तो इनको मिला पद्मश्री, देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, और पद्म कैटेगरी में तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री, जो इनको मिला 1975 के अंदर, 1975। फिर देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान और पद्म कैटेगरी के अंदर दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, नाम है उसका पद्म भूषण। पद्म भूषण से ये नवाजे गए 1990 के अंदर। फिर बच्चों भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान और पद्म कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण से ये कब नवाजे गए? वर्ष 2000 के अंदर। तो ये तीनों बड़े सम्मान आपको ध्यान रखना है। इनको भारत रत्न तो मिला नहीं, बाकी देश के ये भारत रत्न के बाद तीनों बड़े सम्मान इनको मिले। ये है पंडित जसराज, इनके बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पंडित जसराज के परिवार से ही आती हैं सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित मेरे बच्चों, सुलक्षणा पंडित का जन्म भी कहां हुआ? पीली मंदोरी गांव के अंदर हुआ। इनका पूरा का पूरा परिवार जो है ना, वो आपको बॉलीवुड में मिलेगा, मतलब फिल्म क्षेत्र में मिलेगा, संगीत क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं के परिवार से आती हैं सुलक्षणा पंडित। पीली मंदोरी गांव जो पहले हिसार में आता था, अब मेरे बच्चों फतेहाबाद में है। तो आपको पंडित जसराज का जन्म हिसार में तब बोलना है जब ऑप्शन में फतेहाबाद ना हो। ठीक है, क्योंकि जीके ऑप्शन के ऊपर टिकी होती है। जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो एग्जाम में बैठ के, तो बच्चों उसके नीचे जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, उनको ध्यान में रख के आपको घोड़ा भरना होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जब पंडित जसराज का जन्म मैं पीली मंदोरी बता रहा हूं, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में पढ़ा रहा हूं, और ऑप्शन में फतेहाबाद ना आए, तो फतेहाबाद की सारी बातें कहां ट्रांसफर कर दोगे? हिसार में, क्योंकि फतेहाबाद किससे अलग हुआ है? हिसार से अलग हुआ है। ठीक है, तो सुलक्षणा पंडित पीली मंदोरी गांव। और इसके संबंध की हम बात करें तो ये प्रसिद्ध बॉलीवुड क्या है? अभिनेत्री, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रही है। ठीक है, जितेंद्र आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म एक्टर। ठीक है, उसके साथ बहुत सारी फिल्मों में जो पुरानी फिल्में हैं मेरे बच्चों, वो फिल्में तुम देखना पसंद नहीं करते होगे। ठीक है, हाँ, तो जो पुरानी फिल्में हैं जो जितेंद्र के साथ आपको फिल्मों में ज्यादातर आपको नजर आएगी, वो सुलक्षणा पंडित ही नजर आएगी। फतेहाबाद की बेटी रही है, पीली मंदोरी गांव की। सुलक्षणा पंडित के बाद नेक्स्ट शख्सियत है सारा गुरपाल। सारा गुरपाल, सारा गुरपाल जो है मेरे बच्चों, ये पंजाबी मॉडल और पंजाबी फिल्म अभिनेत्री है।
जांडली गांव के अंदर ये पैदा हुई, लेकिन इनका परिवार रतिया के अंदर रहता है बच्चों। ठीक है, जन्म इसका कहाँ हुआ है? जांडली गांव में। वास्तविक नाम तो रचना देवी रहा। जांडली गांव, फतेहाबाद। और इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत की थी बतौर अभिनेत्री, बच्चों वो एक पंजाबी फिल्म गिप्पी गरेवाल की आप लोगों ने देखी भी होगी, मंजे बिस्तरे। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है कौन सी फिल्म से? मंजे बिस्तरे से। गिप्पी गरेवाल की शायद वो फिल्म है भाई, मेरे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, यदि मैं सही हूं एक बार चेक भी कर लेना बाकी, क्योंकि फिल्में विल्में थोड़ा सा कम देखता हूं। मंजे बिस्तरे। ठीक है, और एक बार तुमने सारा गुरपाल का फोटो देख लिया ना, तो मैं तुम्हें पक्की गारंटी देता हूं तुम सारा गुरपाल का चेहरा कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, हाँ। तो मेरे बच्चों, जो ये चेहरे हैं ये कब याद होंगे? जब इनको तुम देखोगे, क्योंकि आंखों के द्वारा देखी गई कोई भी चीज बुढ़ापे तक नहीं भूली जा सकती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप नरेंद्र मोदी को कभी भूल सकते हो? तुम बोलोगे नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा दिन में पता नहीं कितनी बार आंखों के सामने आता है। जब मोबाइल ओपन करते हैं मेरे बच्चों, फेसबुक करते हैं, तो सबसे पहले मोदी ही दिखाई देता है, इंस्टाग्राम पे मोदी दिखाई देता है। ठीक है मेरे बच्चों, टीवी के ऊपर मोदी दिखाई देता है, अखबार में मोदी दिखाई देता है, कई बार तो सपने भी मोदी के आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जिसकी फोटो बार बार आ रही है बुढ़ापे तक हम उसको नहीं भूल पाएंगे। अब मनोहर लाल खट्टर को 2014 से पहले तुम जानते थे? नहीं जानते थे, लेकिन 2014 के अंदर जब 26 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री ने पहली बार शपथ ली, तो लोगों की आंखों के सामने चेहरा था। और उसके बाद तो लगातार खट्टर, मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के हर बच्चे के सपने में आने लगा। तो तुम खट्टर को कभी नहीं भूल पाओगे। क्यों नहीं भूल पाओगे? क्या तुमने खट्टर को कभी याद किया है? नहीं याद किया होगा ना, उसको सिर्फ देखा है। तो दिमाग कब परेशान नहीं होता पढ़ाई के अंदर? जब आप चीजों को बार बार दिखाते हो और कानों को बार बार वो बातें सुनाते हो। सेल्फ स्टडी जब आप करते हो, सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी वही आउटपुट देगी जब आप उन शब्दों को कहीं ना कहीं बार बार सुन चुके होंगे या आंखों से उस चीज को आप देख चुके होंगे। ठीक है, लेकिन आपने कभी वो शब्द नहीं सुने हैं, डायरेक्ट आप सेल्फ स्टडी करने बैठ गए हो, तो आपको बच्चों पढ़ाई परेशान करेगी ही करेगी। क्योंकि आप पढ़ते तो जा रहे हो, लेकिन आपका तरीका क्या है? गलत है। पढ़ाई जो है वो आसान है, और ये पढ़ाई आसान किसके लिए है? जिसके पास पढ़ने का तरीका अच्छा है। तो आपको तरीके के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम गधों की तरह लगे रहे कि 15 घंटे पढ़ा, आज मैं 16 घंटे पढ़ा, आज मैं 14 घंटे पढ़ा, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं तो पक्का नौकरी लगूंगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 14 घंटे पढ़ने वाला नौकरी लगेगा, 2 घंटे पढ़ने वाला नहीं लगेगा। 2 घंटे पढ़ने वाला भी लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि वो 2 घंटे क्या पता बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ के कवर कर रहा हो। समझ में आई बात? तो पढ़ाई के अंदर कोई टाइम मैटर नहीं करता है, पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी मैटर करती है कि आप लगातार कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4-5 महीने लगातार पढ़ोगे, अपने आप बच्चों अंदर से आवाज आएगी कि मैं पेपर क्लियर कर सकता हूं। लेकिन यदि तुम 5 दिन किताबों के हाथ नहीं लगाओगे, छठे दिन तुम तूफान उठा दोगे। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर बच्चों 11-11 घंटे पढ़ते रहोगे, वो कभी भी आउटपुट तुम्हें नहीं देगी मेहनत। ठीक है, मेहनत कीजिएगा कम, लगातार कीजिएगा बस। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। सारा गुरपाल के बाद अगली शख्सियत को पढ़ते हैं। सारा गुरपाल के बाद मेरे बच्चों अगली शख्सियत कौन है? सर, सारा गुरपाल के बाद अगली शख्सियत है कवि मुंशीराम। कवि मुंशीराम। कवि मुंशीराम मेरे बच्चों कहां से? जांडली गांव, फतेहाबाद। ठीक है, प्रसिद्ध रागनी गायक हुए हैं।
कवि मुंशीराम। कवि मुंशीराम के बाद ध्यान रखना है उदयचंद। उदयचंद भी मेरे बच्चों जांडली गांव से, जांडली से बहुत जबरदस्त टैलेंट निकल रहा है भाई, ठीक है। जांडली गांव, वर्तमान में तो ये हिसार में रहते हैं। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी कुश्ती प्लेयर हैं ये। ओलंपिक में भाग लेने वाले, ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले कुश्ती, पहले हरियाणवी कुश्ती खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, तो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी कुश्ती खिलाड़ी हैं ये। हरियाणा से प्रथम अर्जुन अवॉर्डी हैं ये, पहले ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा से पहले अर्जुन अवॉर्डी। महिलाओं की बात करते हैं तो गीता जुत्सी है, और पुरुषों की बात करते हैं तो मेरे बच्चों उदयचंद है। गीता जुत्सी एथलेटिक्स से संबंधित थी, मतलब रेस दौड़ वो लगाया करती थी, 800 और 1500 मीटर की बेहतरीन धावक रही, गुरुग्राम से उनका संबंध रहा। और उदयचंद जो है ये कुश्ती के बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो पहले अर्जुन अवॉर्डी जो रहे हैं मेरे बच्चों वो उदयचंद रहे हैं, ठीक है। 1961 1961, ठीक है, 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उदयचंद के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट शख्सियत फतेहाबाद से प्रियंका बेनीवाल। सुलीखेड़ा गांव की ये बेटी है। प्रियंका बेनीवाल सुलीखेड़ा गांव की ये बेटी है। और सुलीखेड़ा गांव है फतेहाबाद का। बच्चों किसान परिवार की ये बेटी जो है आजकल जहाज उड़ाती है, और ये हरियाणा से पहली महिला कमर्शियल पायलट के रूप में जानी जाती है। तो हरियाणा से पहली महिला कमर्शियल पायलट है ये, हरियाणा से पहली महिला कमर्शियल पायलट। कमर्शियल का मतलब जो यात्री वाले जहाज उड़ाती है वो पायलट है ये, ठीक है। नाम है इनका प्रियंका बेनीवाल। नेक्स्ट है मेरे बच्चों एक और पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख। मनकीरत औलख बहबलपुर गांव में पैदा हुआ मनकीरत औलख। बहबलपुर एक तो हिसार में है, ये बहबलपुर मेरे बच्चों फतेहाबाद का गांव है। और मनकीरत औलख को तो तुमने खूब सुना होगा ना, गाने बहुत सुनते होगे तुम लोग। तो बच्चों ये प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग की। हरियाणा जीके के अंदर एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है। किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पेपर में कभी ना कभी पक्का छपेगा। और जिस दिन छपा उस दिन तुम लाखों बच्चों को एक साथ पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो तैयारी करता है वो उसकी वैल्यू को समझता है। डॉक्टर राजेंद्र गर्ग, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र गर्ग
फतेहाबाद। हरियाणा से प्रथम ऐसा व्यक्ति है मेरे बच्चों ये जिसको राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हरियाणा से प्रथम, नोट कर लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जीत दिलाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है, जो तुम्हें बाकी जगह पढ़ने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट भी हो जिसको इस तरीके से पढ़ाया गया हो तो कमेंट कर सकता है, नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों हरियाणा जी के बहुत हल्के सब्जेक्ट के रूप में टीचर लेते हैं। हरियाणा पढ़ाने वाले टीचर ही इसको बहुत हल्के में लेते हैं। वो हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं साफ साफ बोलता हूं, चाहे कोई भी टीचर मेरे को सुन रहा हो, हरियाणा जीके जो हल्का बोलता है ना टीचर, समझ लेना उसको हरियाणा जीके का ज्ञान ही नहीं है सही मायने में, ठीक है। हरियाणा जीके बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, इतना खतरनाक सब्जेक्ट है कि इतने जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर दबे हुए हैं। और उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये जो आज तक किसी भी किताब में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि हरियाणा से पहला राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड विजेता कौन है। वो फतेहाबाद का डॉक्टर राजेंद्र गर्ग है, जिसको मात्र 16 साल की उम्र में 1967 के अंदर भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चों उनके द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो हरियाणा से प्रथम राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड से सम्मानित। और इसका यह सम्मान किसने दिया था बच्चों? 1967 में भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा बना था उस समय राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हरियाणा में जब पहली इमरजेंसी लगी थी, राज्यपात का लगा था, राष्ट्रपति शासन घोषित करना पड़ा था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। क्योंकि पहला हमारा जो आपातकाल है या हम बोलेंगे राष्ट्रपति शासन है वो 21 नवंबर 1967 को लगा था। तो 1967 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा स्काउट अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्काउट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। यह है डॉक्टर राजेंद्र गर्ग। एक नया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हें मिल चुका है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉमरेड पृथ्वी सिंह, एक और बहुत बड़ी महान शख्सियत, कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया। ये मेरे ही गांव से हैं, और गांव तो छोड़ो मेरे बच्चों, मैं इन्हीं के परिवार से हूं, ठीक है। मतलब खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि इतने महान शख्सियत के परिवार में मैं भी आता हूं। कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया एक बहुत बड़े छात्र नेता हुए हैं। आज जो यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर आप लोग पढ़े होंगे, वहां पर छात्र नेता जो तैयार हो रखे होंगे, जो अपने मुद्दे वहां के वाइस चांसलर के सामने उठाते होंगे, जो छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी आती है, जो छात्रों की बातें सुनी नहीं जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, जो डिपार्टमेंट में कमियां हैं, तो छात्र आज क्या है? संगठन बनाते हैं। ये छात्र जो संगठन बना रहे हैं ये किसकी बदौलत? इसी व्यक्ति की बदौलत मेरे बच्चों, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़े हुए, और उन्हीं दौरान इन्होंने बच्चों पहली ये पहल की थी कि छात्रों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, छात्रों की भी सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मेरे बच्चों
एक कार्यक्रम था और राज्यपाल वहां आए हुए थे हरियाणा के, और हरियाणा के राज्यपाल ने छात्रों के ऊपर कोई गलत टिप्पणी कर दी थी, ठीक है, क्योंकि ये वहां पर अपना विरोध जता रहे थे, तो इनसे ये बात सुनी नहीं गई थी और राज्यपाल के सामने इन्होंने अपनी डिग्री फाड़ने का काम किया था। डिग्री फाड़ने का मतलब समझ रहे हो, सारी की सारी मेहनत जो है ना, उन्होंने बोल दिया था कि यदि आप छात्रों को कुछ समझते ही नहीं है तो हम इस कागजी ज्ञान से ऊपर जाकर भी अपना काम कर सकते हैं, अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। तो राज्यपाल के सामने मेरे बच्चों पहले ऐसे छात्र हुए हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपनी डिग्री फाड़ने का क्या किया था, काम किया था, और वहीं से छात्र संगठन बनना क्या हुए थे, तैयार हुए थे। तो ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आज छात्र नेता है, छात्र संगठन है, ये जो सोच थी सबसे पहले हरियाणा के अंदर, वो किसकी थी, कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया की थी। तो ये प्रसिद्ध छात्र नेता रहे हैं, प्रसिद्ध क्या रहे हैं, छात्र नेता रहे। फिर उसके बाद हरियाणा के कद्दावर नेता रहे चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने। उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले भी मेरे बच्चों पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया ने उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था, मतलब उनके सामने वो खड़े हुए थे। और पृथ्वी सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत बड़े स्तर पर मेरे बच्चों उन दिनों हरियाणा के अंदर देखने को मिलती थी। हरियाणा कम्युनिस्ट पार्टी के ये अध्यक्ष हुआ करते थे, हरियाणा कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। हरियाणा कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये हमारे कुछ महान व्यक्तित्व हैं, कहां से, फतेहाबाद से। तो फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर हनीप्रीत भी फतेहाबाद से थी। बिल्कुल, हनीप्रीत भी फतेहाबाद से थी भाई, लेकिन हनीप्रीत तो नहीं पूछेगा शायद, या पूछ लेगा तुम्हें, हैं? हनीप्रीत तो नहीं पूछेगा। या हनीप्रीत भी पूछ लेगा। चलो, तेरा दिल नहीं तोड़ता, हनीप्रीत भी लिख देता हूं। ये ले मेरे भाई, हनीप्रीत। अब इसने फिल्मों में एक्टिंग की है बाबा के साथ, तो अभिनेत्री लिख देते हैं, है ना, अभिनेत्री लिख देते हैं। पूछे या ना पूछे, कम से कम याद तो हो। और बताओ। ठीक है, अब खुश है भाई, अब बता, खुश है अब, हनीप्रीत का नाम आ गया तेरा।
चलेगा। एक और नाम मेरे ध्यान आ रहा है, मनीषा पायल। मनीषा पायल आज के समय इसार रहती हैं, लेकिन मेरे बच्चों ये प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की। बन्नावली गांव में किसान परिवार की बेटी है और एवरेस्ट के ऊपर चढ़कर इन्होंने वहां पर राष्ट्रगान गाने का भी काम किया। फतेहाबाद के डीसी ने इनको सम्मानित किया और फतेहाबाद जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया बच्चों। तो ध्यान रखना है, एवरेस्टर हैं, पर्वतारोही हैं और फतेहाबाद जिले की ये क्या होंगी, ब्रांड एम्बेसडर होंगी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अब फतेहाबाद के अंतर्गत जो शहर आते हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। फतेहाबाद जिले के प्रमुख शहर, मेरे बच्चों प्रमुख शहरों में सबसे प्रमुख शहर है फतेहाबाद का टोहाना। फतेहाबाद के बाद यदि कोई शहर आता है फतेहाबाद में तो सबसे प्रमुख शहर है टोहाना। टोहाना, ठीक है बच्चों। और टोहाना का जो पुराना नाम है, सबसे पहले तो तुम्हें वही पता होना चाहिए। टोहाना का सर पुराना नाम है तोसाल्य। अब पेपर में ये पूछा जाएगा कि तोसाल्य नाम टोहाना का कहां लिखा पाया गया, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में इसका क्या किया गया है, वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको बसाया किसके द्वारा गया था, अनंगपाल तोमर के द्वारा। तोमर वंश से आने वाले अनंगपाल ने बच्चों इसको बसाने का काम किया था। तो अनंगपाल तोमर के द्वारा इसे बसाया गया था। अनंगपाल द्वारा यहां पर एक तालाब का निर्माण करवाया बच्चों। अनंगपाल द्वारा यहां एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे अनंग सागर के नाम से जाना गया। तो अनंग सागर कहां स्थित, हरियाणा के अंदर टोहाना में। ठीक है बच्चों, अनंगपाल ने इसका जो नाम रखा था वो अपने वंश के नाम पर तुराना रखा था। क्या रखा था, तुराना। तो ध्यान रखेंगे, अनंगपाल द्वारा इस क्षेत्र का नाम
अनंगपाल द्वारा इस अक्षेत्र का जो नाम है वो अपने वंश के नाम पर तुराना, तोमर से क्या बना, तुराना। तो इसका एक प्राचीन नाम ध्यान रख लेना बच्चों, तुराना भी रहा है। ठीक है, टोहाना का वर्णन, टोहाना क्षेत्र का जो वर्णन है मेरे बच्चों, वो हेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक सीयूकी में भी मिलता है। हेनसांग की पुस्तक कौन सी, सीयूकी, सीयूकी में भी मिलता है। तो सबसे ज्यादा वर्णन जिस क्षेत्र का मिलता है वो तो थानेसर है, लेकिन उसके अलावा टोहाना की प्रशंसा भी की गई है, शुद्ध यमुनानगर की प्रशंसा भी सीयूकी नामक पुस्तक में हेनसांग ने करने का काम किया। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बच्चों हरियाणा के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो किला माना जाता है वो हांसी का किला माना जाता है। और हांसी के किले के बाद, हांसी के किले के बाद हरियाणा का ऐतिहासिक या ऐतिहासिक दृष्टि से यदि उसके इतिहास को हम पढ़ें, उसमें दिलचस्पी लें, तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो दूसरा प्रसिद्ध किला है वो टोहाना का किला है। तो सबसे प्रसिद्ध किला हांसी का, और हांसी के बाद दूसरा बच्चों टोहाना का किला है। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम सीख रहे हो। टोहाना का किला, और टोहाना का किला फेमस है किस कारण है, इसके ऊपर 38 बार आक्रमण होने के कारण। तो टोहाना के किले के ऊपर कितनी बार आक्रमण किए गए थे बच्चों, 38 बार। टोहाना के किले पर 38 बार आक्रमण किया गया था बच्चों। ठीक है, इतनी सी बातें ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे। 1398 ईस्वी के अंदर यहां तैमूर के द्वारा बच्चों लूटमार भी की गई थी। 1398 ईस्वी में इस क्षेत्र में तैमूर और जाटों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तैमूर मेरे बच्चों कौन था, आधे तो बोलेंगे करीना कपूर का बेटा। बच्चों करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम इसी के नाम पे रखा था, तभी तो बवाल हुआ था बच्चों देश के अंदर कि तैमूर का नाम क्यों रखते हो, किसी और का रख लो। लेकिन करीना कपूर बोली कि मेरा बेटा, मेरी मर्जी, मैं जो नाम रखूं। ठीक है, आपको क्या, बात भी सही है भाई। लेकिन थोड़ा सा तैमूर जो है क्रूर शासक था। अब करीना के बेटे को देखेंगे वो तो बिल्कुल गोलगप्पे जैसा है। ठीक है, कहने का मतलब वो इतना क्रूर दिखता तो नहीं है अभी तो, बाकी आगे चल के देखो भाई क्या साबित होगा। वो तैमूर व जाटों, 1398 ईस्वी में इस क्षेत्र में तैमूर व जाटों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और जाटों को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था बच्चों। ठीक है, सिर्फ जाट ही तो थे जो तैमूर के सामने खड़े हुए थे, बाकियों की तो मेरे बच्चों हिम्मत ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो हारे जरूर लेकिन लड़े पक्का वो अच्छे ढंग से। 1398 ईस्वी में तैमूर और जाटों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बाखड़ा नहर है,
भाखड़ा नहर के कारण भी फतेहाबाद को जाना जाता है, क्योंकि पंजाब से जो भाखड़ा नहर आती है मेरे बच्चों नांगल बांध से, तो वो हरियाणा में एंटर कहां करती है? फतेहाबाद जिले में। और फतेहाबाद जिले के कौन से नगर में? टोहाना में। तो भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश बहुत मुख्य नहर है बच्चों। पश्चिमी यमुना नहर के बाद भाखड़ा नहर, दो ही तो नहरें हैं हरियाणा के अंदर मुख्य, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? टोहाना। और टोहाना के अंदर जब ये आती है तो मेरे बच्चों यहां पर इस नहर से 5 और नहरें अलग अलग दिशा में निकाल दी जाती हैं, और ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा शहर है जहां से सबसे ज्यादा संख्या में नहरें एक साथ निकलती है, इसलिए इसको बोला जाता है नहरों का नगर। नहरों का नगर हरियाणा के अंदर, कैनाल सिटी जिसे हम इंग्लिश में बोल देंगे, नहरों का नगर। और नहर को कैनाल बोलते हैं भाई, ठीक है। कहीं तुम सोचो क्या है ये कैनाल, तो कैनाल पटवारी की तैयारी कर रहे होगे ना तुम, तो नहरी पटवारी है वो। कैनाल सिटी किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। टोहाना और किसके लिए फेमस है? टोहाना न्यू वुड लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है। न्यू वुड लकड़ी उद्योग, साथ में असो स्टालिन के अंदर, असो स्टालिन के अंदर के लिए क्या है मेरे बच्चों? प्रसिद्ध है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जॉर्ज थॉमस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। काफी बार हरियाणा जी के तुम पढ़ चुके हो। जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड से आया हुआ एक समुद्री लुटेरा था, जिसने हरियाणा के लगभग 1200 गांवों के ऊपर अधिकार जमाकर 1797 में बच्चों उन गांवों के ऊपर शासन करने के लिए झांसी को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। उसी जॉर्ज थॉमस की मैं बात कर रहा हूं। और 1798 में जॉर्ज थॉमस ने फतेहाबाद क्षेत्र के ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया था। और मेरे बच्चों अधिकार जमाने के बाद जॉर्ज थॉमस ने अपने 2 मुख्य परगने बनाए थे यहां, और उन 2 मुख्य परगनों में एक अग्रोहा जो आज हिसार जिले का हिस्सा है, और दूसरा मुख्य परगना था मेरे बच्चों उसका टोहाना। कौन सा था? टोहाना। तो ये जॉर्ज थॉमस का मुख्य परगना था बच्चों, ये ध्यान रख लेना। एक और नया क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं। जॉर्ज थॉमस, जिसको लोग जहाज बोलते थे, क्योंकि अपने हरियाणा वालों को इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो वो जॉर्ज को क्या बोलते थे? जहाज। दूर ते रुक्का मारा करते, जहाज आ गया, जहाज आ गया, ठीक है। जहाज कौन था मेरे बच्चों? जॉर्ज था। इसीलिए इसको कई जगह जहाज लिख देते हैं हम। क्यों? क्योंकि अपने वालों को इंग्लिश आती नहीं थी बेचारों को, वो तो इसको जहाज ही बोलते थे। जॉर्ज का क्या बना डाला अपने बड़े बुड्ढों ने? जहाज बना डाला। तो जॉर्ज थॉमस का टोहाना मुख्य परगना था। ठीक है बहादुर बच्चों, ऐसे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें सीईटी लेवल 2 की यदि तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है। मतलब जो किताबों में है उससे काम नहीं चलेगा, उसके बहुत ऊपर चलना पड़ेगा। किताबें तो मेरे बच्चों हरियाणा के हर बच्चे के बैग में मिलेगी, घर में मिलेगी, लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना वो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम कितना अच्छा सोच पाते हो, यही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, यही तुम्हें बाकी बच्चों से क्या करेगा? अलग करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे फतेहाबाद को अगली क्लास में कंप्लीट। फतेहाबाद में अभी बहुत सारी बातें हैं, पेंडिंग है, ऐसा नहीं है तुम फतेहाबाद को मात्र छोटा सा जिला मानते होंगे, फतेहाबाद में बहुत बातें हैं, ठीक है। अगली क्लास में फतेहाबाद को कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जितने भी बच्चे और इस क्लास को देख पा रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मेरे बच्चों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर। इसी तरीके से हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, सिर्फ हरियाणा जी के नहीं, बाकी जो मेरे साथ टीचर जुड़े हैं वो भी ईमानदारी से आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को, वो भी इजी भाषा के अंदर, ठीक है, आसान सी लैंग्वेज के अंदर आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट हो। सिलेक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, सिलेक्शन आपको कोई भी टीचर नहीं दिलाएगा। टीचर सिर्फ उस सब्जेक्ट को आसान
आसान बना सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकता है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। रिजल्ट जो आया है वो मेहनत का रिजल्ट है तुम लोगों का, और आगे भी जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारी ही मेहनत का रिजल्ट आएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो एग्जामिन्स एप्लीकेशन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई इश्यू आता है, कोई भी क्वेरी मेरे से चाहिए आप लोगों को, तो मेरे भाई इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके जितने भी बैचेज हैं, कंप्लीट बैचेज भी चल रहे हैं, अलग अलग बैचेज भी चल रहे हैं। अब देखिएगा बैचेज का मतलब क्या है। बैचेज का मतलब होता है कंटिन्यूटी, एक रेगुलरिटी, ठीक है, जिसके तहत आप लोगों का पढ़ाई में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे हरियाणा जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है बच्चों, जब तक उस सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, तुम लोग कितनी भी ताकत लगा लेना, क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे। तो पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद तुम रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो, आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसके बाद आपको आउटपुट आती हुई नजर आएगी। बिना सिलेबस को कवर किए यदि तुम मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हारे नंबर बनेंगे 40-45। तुम्हें लगेगा कि यार मैं मेहनत भी कर रहा हूं, नंबर 40-45 नंबर क्यों आते हैं तुम लोगों के इतनी मेहनत करने के बावजूद? क्योंकि तुम लोग सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है। जितने टॉपिक हरियाणा जीके के हैं उनको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जितने टॉपिक मेरे बच्चों मैथ के अंदर हैं तो मैथ का सिलेबस अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम मॉक टेस्ट लगाना। जैसे मैंने फतेहाबाद जिला तुम्हें आज पढ़ाया, एक क्लास और लगेगी, तो लगभग 3 क्लास में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को हमने पढ़ा। तो 3 घंटे की ये मेहनत, फतेहाबाद का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो यहां से वो पक्का आएगा, क्योंकि हमने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितनी बातें थी उसको अच्छे से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। समझ में आई बात? तो सिलेबस को एक बार अच्छे से कंप्लीट किया करो, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सेल्फ स्टडी जो भी आपको करनी है वो करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय बच्चों एग्जामिन्स एप्लीकेशन के ऊपर। थैंक यू भाई। पवन वो दोनों है, उचाणी भी है और वो उचाणा भी है, ठीक है, दोनों है वो।